दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। आप सबका स्वागत करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। हर बार की तरह आज की महफिल भी सजेगी सुरीले नगमों के साथ, दिल फरेब दास्तानों के साथ। जो किस्से आज मैं सुनाऊंगा ये रही उनकी लिस्ट। फर्स्ट स्टोरी में बात होगी उस रेयर इमोशनल मोमेंट की जब एक बाप ने अपनी बेटी को देखा, मुलाकात हुई एक फंक्शन में। दूसरी स्टोरी में बताऊंगा फिल्म कुदरत के निर्देशक चेतन आनंद स्वयं नहीं पहुंचे इस फिल्म के प्रीमियर शो पर। उसके बाद हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए, तत्पश्चात दिल ने फिर याद किया। इस सेगमेंट में आज हम याद करेंगे प्रसिद्ध अभिनेता श्री विजू खोटे को, जिनके साथ एक डायलॉग हमेशा के लिए जुड़ गया, तेरा क्या होगा कालिया। 5वें नंबर पर तेजी से पॉपुलर हो रहा हमारा नया सेगमेंट अब जे क्या हो गया। आज हमारे निशाने पर होगी वो फिल्म जिसका नाम है 2001 में आई अजनबी। और प्रोग्राम के अंत में चंडीगढ़ से श्री अवतार सिंह का सवाल और हमारा जवाब। तो चलिए आगाज करते हैं दक्षिण भारतीय सिनेमा में किंग ऑफ रोमांस के नाम से मशहूर जेमिनी गणेशन की रियल लाइफ जितनी ओपन रही, उनकी लव लाइफ उतनी ही सीक्रेट रही। को एक्ट्रेस पुष्पावल्ली से उनके लिव इन रिलेशनशिप रहे, लेकिन पहले से विवाहित होने के कारण पुष्पावल्ली को वो कभी भी पत्नी का दर्जा प्रदान नहीं कर सके। इन दोनों के सानिध्य से, समागम से जन्मी भानु रेखा को पब्लिकली अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करने का उन्होंने कभी साहस नहीं किया। एक अवसर आया बरसों बाद, और यह अवसर संभवतः इत्तेफाक से आ गया था। और यह अवसर था तब के मद्रास, अब के चेन्नई में 1994 में आयोजित 41st फिल्म फेयर अवार्ड्स फंक्शन का, जिसमें जेमिनी गणेशन को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाना था। और इस सम्मान को प्रदान करने के लिए जिस हस्ती को बुलाया, संयोग से वो हस्ती उनकी अपनी पुत्री भानु रेखा थी। भानु रेखा, जिसे आप और हम रेखा के नाम से जानते हैं। यह एक बहुत ही रेयर और इमोशनल मोमेंट था। 74 वर्षीय जेमिनी गणेशन और रेखा दोनों ही एक मंच पर साथ थे। और उद्घोषणा के बाद रेखा ने जब पिता के पैर छूने के बाद फिल्म फेयर का प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जेमिनी गणेशन को दिया, तो पिता और पुत्री दोनों की ही आंखें छलछला पड़ी। और अवार्ड ग्रहण करने के बाद जेमिनी गणेशन ने बहुत ही रुंधे हुए गले से कहा, आई एम हैप्पी टू रिसीव दिस अवार्ड फ्रॉम माई ओन चाइल्ड फ्रॉम बॉम्बे। अपनी पुत्री रेखा के लिए पिता जेमिनी गणेशन के सार्वजनिक रूप से शायद पहली बार कहे गए शब्द स्वयं रेखा के लिए, और समारोह में उपस्थित एक बहुत बड़ी ऑडियंस ने तो प्रत्यक्षदर्शी होके सुना, वो तो ठीक है, मगर आयरनी ये थी कि इस वाक्य को सुनने के लिए भानु रेखा उर्फ रेखा की माताजी पुष्पावल्ली वहां मौजूद नहीं थी। वो बहुत पहले किसी और वर्ल्ड में जा चुकी थी। चेतन आनंद राजेश खन्ना को आखिरी खत फिल्म में ब्रेक देने वाले पहले डायरेक्टर थे। उसके बाद राजेश खन्ना जब सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे, तो उन्हें लगा कि एक बड़े निर्देशक के साथ क्यों ना एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसमें वो स्वयं हीरो हों। इस विचार के साथ उन्होंने चेतन आनंद से संपर्क किया। चेतन साहब की आर्थिक स्थिति उस समय ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने काका उर्फ राजेश खन्ना से कहा, मेरे पास सब्जेक्ट तो बहुत पावरफुल है, लेकिन फिल्म बनाने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ मीटिंग में वो कहानी नरेट की, जो आगे जाकर बनी एक सफल फिल्म कुदरत।
राजेश खन्ना को यह कहानी बेहद पसंद आई। चेतन आनंद से अगली बार जब राजेश खन्ना मिले तो उनके साथ मीटिंग में बीएस खन्ना नाम के फाइनेंसर प्रोड्यूसर भी मौजूद थे। पैसे की समस्या सुलझते ही चेतन आनंद के निर्देशन में फिल्म बननी शुरू हो गई। राजेश खन्ना के अलावा फिल्म में राजकुमार और विनोद खन्ना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स कर रहे थे। शूट होके कुदरत फिल्म जब एडिटिंग टेबल पर पहुंची तो चेतन आनंद को कुछ ऐसे समाचार मिलने लगे जिनसे साबित होता चला गया कि राजेश खन्ना और प्रोड्यूसर बीएस खन्ना मिलकर राजकुमार और विनोद खन्ना के बहुत सारे सीन्स एडिट करने के लिए, काटने के लिए एडिटर पर दबाव डाल रहे हैं। फिल्म निर्देशक के रूप में, कैप्टन ऑफ द शिप के रूप में चेतन आनंद ने इस पर विरोध जताया और कहा कि उनकी परमिशन के बिना किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो फिल्म के फाइनल वर्जन में एडिटिंग में कुछ भी चेंज करे। आरोप प्रत्यारोप, एक्यूजेशन, क्रॉस एलिगेशंस, विवाद बढ़ता ही चला गया। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा, लेकिन नतीजा चेतन आनंद की आशाओं के विपरीत रहा और जो कुछ हुआ था उस सारी घटना से चेतन आनंद अंततः इतने निराश और हताश हो गए कि जब बंबई में कुदरत फिल्म का प्रीमियर शो हुआ तो वहां वो पहुंचे तक नहीं। स्वागत है आपका इस सेगमेंट में जिसका नाम है तुमने पुकारा हम चले आए, जिसमें एक नंबर है हमारा 02239927 पर लोग हमें फ़ोन करते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, फरमाइश करते हैं, उनकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो आपके हमसे क्या बात करना चाहते हैं, जो भी आपके मन में हो। 92.7 बिग एफएम का ये कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में आता, पूरे हिंदुस्तान के लोग सुन रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं संगीत के बारे में, देश के बारे में, कला के बारे में। अपनी फरमाइश के गाने भी तैयार रखिए। तो आइए देखते हैं कि कौन फोन कर रहा है। हेलो, नमस्कार, अन्नू कपूर बोल रहा हूँ मैं 92.7 बिग एफएम से। अपना परिचय दें आप। प्रतिभा नाम है मेरा और इलाहाबाद से बोल रही हूँ। शो जो मैं काफी टाइम से सुनती हूँ, काफी इंफॉर्मेटिव है जी। और हम लोग प्रेजेंटली इलाहाबाद में है क्योंकि हस्बैंड आर्मी में है और ट्रांसफर होता रहता है जी। तो जो 92.7 है वो मेरा फेवरेट चैनल है। बहुत अच्छे और बहुत पुराने गाने आते हैं जो पास्ट टाइम मेमोरी से हमको जुड़े रहते हैं। जी जी। तो प्रतिभा जी, आप कब से रह रही हैं इलाहाबाद में? मुझे 5 साल हो गए रहते हुए। तो परिवार में बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। नाम क्या है? आप जरा श्रोताओं के साथ शेयर करें, बहुत अच्छा रहेगा। बेटे का नाम लक्ष्य है और बेटी का नाम नित्या है। एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी फॉन्ड ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स। जबकि नई जनरेशन पुराने गाने सुनना कम पसंद करती है जी। तो दोनों को हमारी तरफ से ढेरों आशीर्वाद। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद कर रहा है प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता श्री विजू खोटे को, जिनके साथ एक डायलॉग फिल्म शोले का हमेशा के लिए जुड़ गया। तेरा क्या होगा कालिया। श्री विजू खोटे की याद कर रहे हैं। 17 दिसंबर 1945 को एक महाराष्ट्रियन फैमिली में जन्मे श्री विजू खोटे का पूरा और वास्तविक नाम विट्ठल बापूराव खोटे है। माताजी का नाम लीला खोटे, पिताजी का नाम नंदू खोटे, जो थिएटर और साइलेंट सिनेमा के दौर के जाने माने अभिनेता थे। श्री विजू खोटे की बुआ जी आत्या स्वर्गीय दुर्गा खोटे मराठी और हिंदी सिनेमा की जानी मानी हस्ती, लेजेंड हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। विजू खोटे की बड़ी बहन अभिनेत्री शुभा खोटे भी बॉलीवुड का एक जाना पहचाना नाम है। कहने का तात्पर्य ये कि विजू खोटे का प्रारंभिक जीवन ऐसे परिवार में गुजरा जिसके अधिकांश सदस्य अभिनय और कला की दुनिया में पूरी तरह से समर्पित थे। विजू खोटे ने भी अपने अभिनय की शुरुआत पिता के साथ थिएटर से की। मराठी नाटकों के साथ हिंदी नाटकों में भी वो भाग लेते रहे। बीच में कुछ वर्षों तक उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस भी चलाई। बाद में उनकी गाड़ी एक्टिंग की पटरी पर जब चली तो तब से लेकर आज तक चल ही रही है। विजू खोटे ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया और छोटी बड़ी हर तरह की भूमिकाएं निभाई, जिनमें विलन, कॉमेडियन, कैरेक्टर एक्टर सभी तरह के जॉनर शामिल रहे।
विजू खोटे की डेब्यू फिल्म थी या मालक, जो 1964 में रिलीज हुई। उनकी अन्य प्रमुख फिल्मों में अनोखी रात, जीने की राह, पगला कहीं का, रामपुर का लक्ष्मण, इंसानियत, शोले, तपस्या, कुर्बानी, कर्ज, अंदर बाहर, नगीना, कयामत से कयामत तक, अफसाना, मेला, पुकार, खिलाड़ी, सोन, बहुत लंबी लिस्ट है। विजू खोटे ने फिल्मों के अलावा कुछ टीवी सीरियल्स में भी अपने अभिनय की अलग छाप छोड़ी। इनमें जबान संभाल के धारावाहिक, जो अंग्रेजी सीरियल माइंड योर लैंग्वेज का इंडियन वर्जन था, बहुत लोकप्रिय हुआ। और शोले फिल्म में कालिया का चरित्र निभा चुके विजू खोटे के साथ गब्बर सिंह का कहा गया एक डायलॉग हमेशा के लिए जुड़ गया, अब तेरा क्या होगा कालिया। इसी तरह एक और फिल्म थी अंदाज अपना अपना, जिसमें विजू खोटे द्वारा बोला गया एक संवाद बहुत पॉपुलर हुआ, गलती से मिस्टेक हो गया। इस डायलॉग ने भी विजू खोटे की अलग पहचान बना दी। अगर वो स्वयं सुन रहे हो, उनके परिवार का कोई सदस्य सुन रहा हो, तो ये सनद रहे कि पूरे सम्मान के साथ हमने श्री विजू खोटे को आज इस कार्यक्रम में याद किया। वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। अबे जे क्या हो गया, उन गलतियों की तरफ इशारा थोड़ा सा कॉन्शियस रहते तो अवॉइड की जा सकती थी। हमारा काम है गलती बताना, और शायद इस सेगमेंट के माध्यम से जो रिस्पांस हमें मिल रहा है, उससे हमारे जो फिल्म निर्माता हैं उनको भी सबक मिलेगा कि ये गलतियां ऐसी थी जिसको बचाने के लिए कोई बहुत बड़ी रकम खर्च नहीं करनी पड़ती थी। थोड़ा सा दृष्टिकोण अगर सही रहे, थोड़ा सा होश रहे, स्क्रिप्ट के प्रति, कहानी के प्रति, जो एक्शन, प्लेस, टाइम का जो कोऑर्डिनेशन है, अगर वो ध्यान में रखें तो इन गलतियों से बचा जा सकता है। सन 2001 में रिलीज अजनबी फिल्म का एक सीन है जिसमें बॉबी देओल अक्षय कुमार के स्विस अकाउंट का पासवर्ड टाइप करके उसे दिखाता है। पासवर्ड की इबारत इंग्लिश में स्क्रीन पर क्लियर नजर आती है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। लेकिन हम और आप सबको पता है कि एज ए रूल बैंक अकाउंट किसी भी बैंक का क्यों ना हो, उसका पासवर्ड टाइप करने के बाद भी इनविजिबल होता है, वो स्टार्स में आ जाता है। फिर यहां तो बात हो रही हाई प्रोफेशनल इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम की। अबे जे क्या हो गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 के श्री अवतार सिंह जी ने पूछा है कि सिने वर्ल्ड में कल्ट क्लासिक मूवीज की बात जब होती तो वो क्या है, ये क्या बला का नाम है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो फिल्म क्रिटिक्स या मीडिया एक्सपर्ट्स द्वारा गढ़े जाते हैं और उनका प्रचलन भी शुरू हो जाता है। लेकिन यहां पर मैं हमारे जो टीचर थे श्री इब्राहिम अलकाजी, उनका जिक्र करना चाहूंगा कि बरसों पहले जब मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भाग लिया था तो उनकी पहली क्लास में उन्होंने जो परिभाषा दी थी, वो परिभाषा थी अ क्लासिक इज अ वर्क ऑफ आर्ट और पीस ऑफ आर्ट विच हैज एवरलास्टिंग ब्यूटी। ये मिस्टर इब्राहिम अलकाजी ने जो उनके मुख से वचन निकले थे, वो पहले वचन मैंने सुने थे, शायद क्लास होगी 15 या 16 जुलाई 1976 की, यानी कि 40 साल 40.5 साल पहले की बात है। सो अवतार सिंह जी, अ क्लासिक इज ए वर्क ऑफ आर्ट और अ पीस ऑफ आर्ट विच हैज एवरलास्टिंग ब्यूटी। तो फिल्म जो हैं उनके साथ भी यही बात किया जाता है। कल्ट जो है, कल्ट कि जिसको देख के सब लोग फॉलो करें, कल्ट उस टर्म का नाम है। कुछ लोगों ने कल्ट चलाया, जैसे यश चोपड़ा ने एक रोमांस का कल्ट चलाया, आप चले ना। लेकिन यश चोपड़ा से भी बहुत पहले जो कल्ट चले हैं वो कुछ लोगों ने चलाया। वी शांताराम का अपना एक कल्ट था। अब आइए क्लासिक क्या है। तो क्लासिक में जब हम बात करते हैं तो वो क्लासिक जब सामने आती है तो आप कहते हैं कि के आसिफ ने जो मुगल आजम बनाई वो क्लासिक है, या ग्रेट गुरुदत्त ने जो प्यासा बनाया वो क्लासिक है, या जो ग्रेट महबूब खान ने मदर इंडिया बनाई वो क्लासिक है। क्लासिक इज अ वर्क ऑफ आर्ट विच हैज एवरलास्टिंग ब्यूटी। मैं शोले को क्लासिक नहीं मानता। शोले एक कल्ट फिल्म है, शोले क्लासिक नहीं है। इसलिए क्लासिक नहीं हो सकती है कि शोले के अंदर और मेरा गांव मेरा देश के अंदर तो इतनी सारी सिमिलरिटी है।
शोले का पूरा प्लॉट जो है वो 7 मैग्निफिसेंट मैन से उठाया गया है और मैग्निफिसेंट 7 को कॉपी किया गया है अकीरा कुरोसावा की फिल्म 7 समुराई से। तो कल्ट की फिल्म हो सकती है इंडिया में, क्लासिक फिल्म तो मुगल आजम है, मदर इंडिया है, प्यासा है, ये कल्ट की फिल्म है। और नए लोगों में भी बहुत सारी चीज को मैं क्लासिक फिल्म का दर्जा दे सकता हूं, डेफिनेटली दे सकता हूं। अर्ध सत्य गोविंद निहलानी की एक क्लासिक फिल्म मानूंगा। मैं विक्की डोनर को, शुजीत सरकार की विक्की डोनर को क्लासिक फिल्म मानूंगा क्योंकि एक नया सब्जेक्ट लेके आया। वो कल्ट की फिल्म तो नहीं है लेकिन क्लासिक फिल्म है। एक फ्रेश, कहीं से भी आइडिया, चोरी का, उधारी का आइडिया नहीं था। जो कुछ था जूही चतुर्वेदी और शुजीत सरकार के अपने सोच, अपनी चिंतन, अपनी मौलिक सोच का नतीजा था। इस तरह की बहुत सारी फिल्में हैं। याद कीजिए मनोज वाजपेयी की एक फिल्म आई थी जो बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, मैं उसको भी इस कैटेगरी में रखा, शूल उस फिल्म का नाम था। तो मुझे उम्मीद है कि अवतार सिंह जी मेरे जवाब से मुतमईन होंगे। आज के लिए इतना ही, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय भारत, वंदे मातरम।